धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लिमान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफ़े पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी हलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पे इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो ज़मीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और हलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखें जी हमने इंसाफ दे दिया है। और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। गंडापुर साहब भी वहां गए थे आज अपने लोगों को लेकर। 9 वजीर थे, 2 मुशीर थे, 7 मुआवनीन थे। इन्हें लेकर गंडापुर साहब पहुंचे और वहां जाके उन्होंने हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई करने की बजाय सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दी गंडापुर साहब ने। फिर एक नया बयानिया पेश कर दिया कि कादी फायद ईसा को हमने अपने एहतजाज के जरिए से घर भेजा था। फॉर गॉड सेक, आपने एहतजाज के जरिए घर भेजा और आपको याद आ रही है ये बात लगभग 1 साल के बाद। हाउ इज इट पॉसिबल? कादी फायद ईसा के खिलाफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कंपेन की थी। आप तो उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पा रहे थे, आप कहते हैं जी हमने उसको घर भेज दिया था। ये कब हो गया? और 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि ये मैं अपने खाते में डाल लूं। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानियां, हर दफा अली अमीन गंडापुर के पास एक नई कहानी होती है। आज एक और कहानी भी आई, क्या मैं जेल तोड़ दूं, मैं जबरदस्ती जेल में घुस जाऊं? यार अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला है। एक सूबे का वजीर आला अपनी पार्टी के हेड से मुलाकात नहीं कर पा रहा, ये कोई मानने वाली बात है? एक सूबे के वजीर आला के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, ये कोई मानने वाली बात है? 2-4 इकदाम करें ना अपने सूबे में, तो ये वजीर दाखिला दौड़ता हुआ आएगा पासपोर्ट लेकर, सर ये आपका पासपोर्ट है और आए आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को कहानियां सुना रहे हैं, एक के बाद एक कहानी सुना रहे हैं। और गंडापुर साहब खुद जाती तौर पे बहुत कमजोर हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो गई है। यही गंडापुर आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पहले सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था आसिम मुनीर साहब की जानिब से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनको इंतशारी कहते थे PMLN के लोग। लेकिन अब गंडापुर साहब खुद कहते हैं, अब वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं। गंडापुर साहब हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते रहे कि हम तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, हमारा तो सारा इलेक्शन ही सोशल मीडिया ने लड़ा है, हमें तो इलेक्शन जितवाया ही सोशल मीडिया ने है। अब गंडापुर इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल दरामद नहीं करता, जब सोशल मीडिया याद दिलाता है तो उसको सोशल मीडिया बहुत बुरा लगता है। अब कफन पहनने का किसने कहा था, लाशें उठाने का किसने कहा था, हमारे नमाज़े जनाजा पढ़ देना, ये बयानात किसने दिए थे? गंडापुर ने दिए थे। 3 माह की डेडलाइन अपने आप को किसने दी थी? गंडापुर ने दी थी। अब उन सारी चीजों से भागना शुरू हो गए, खड़े होकर मुकाबला ही नहीं करते, खड़े होकर बात ही नहीं करते। अब कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो जब सामने आई तो उसके अंदर बड़े इंकशाफात हैं, हैरान कुन किस्म के। इस रिपोर्ट ने चंद चीजें तो बड़ी क्लियर कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट के ऊपर अब आवाज उठाना शुरू की और पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने बताया कि जनाब जो हुआ है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि
इस रिपोर्ट ने फार्म 45 और फार्म 47 का खेल भी खोल कर रख दिया है। कैसे नवाज शरीफ को लाकर जितवाया गया, कैसे पीटीआई को दबाया गया, यह भी उन्होंने बता दिया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मकरू किरदार है 2024 के इलेक्शन की धांधली में, वो भी खोल कर रख दिया और इसका उसूलन दबाव जो है वो आसिम मुनीर साहब पे आएगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने 9 मई का बयानिया भी वार दिया है। ये 9 मई का बयानिया कैसे वार दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन से पहले 9 मई का नाम लेकर या उसके बहाने 10,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा, इनमें से अब ये रिपोर्ट कहती है कि बेशतर लोग वो थे जिन्होंने किसी एहतजाज में हिस्सा ही नहीं लिया था, यानी इनको दीवार के साथ लगाने के लिए यह कार्रवाई डाली गई थी और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कुचल के, उनसे इंतखाबी निशान छीन के, उनके लीडर को जेल में बंद करके 10,000 बंदा, जो इंपॉर्टेंट बंदा था जिन्होंने इलेक्शन को एग्जीक्यूट करवाना था, उन सबको अंदर करके उन्हें कंपेन करने की भी इजाजत नहीं दी गई। क़यादत को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। जो लोग इलेक्शन लड़ने जाते थे उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। इलेक्शन वाले दिन जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया। बेशुमार इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर चीजें हैं और बाद में जैसे रिजल्ट जारी किए गए वो भी। अब ये सारी एक चार्जशीट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसके जो मरकजी किरदार है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्शन लड़ रही थी ना, ये तो जूते पॉलिश करके इक्तदार में आ गए। इनको तो जाली फार्म 47 दे दिए। उस वक्त कौन था ताकत में? नंबर 1 हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे थे। नंबर 2 सिकंदर सुल्तान राजा, जो इलेक्शन कमीशन उसके पास था, उसने बिल्कुल एहसास नहीं किया। नंबर 3 काजी फायज ईसा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन ठीक करवाने में अपना रोल प्ले करता, जो आईनी है, अदालती है। ये 3 लोग जो हैं ये इसके बड़े जिम्मेदारान हैं। तो अगर ये दबाव कल को बढ़ेगा या मामला आगे जाएगा तो वो इन तीनों की जानिब ही जाएगा। एक और खबर नाज़रीन, ईमान मदारी साहबा ने सरफराज डोगर साहब के खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक दरखास्त भिजवा दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सरफराज डोगर साहब ने बदतमीजी की उनके साथ अदालत में और उनको हरासा किया। अब ये मामला जो है वो एक हरासमेंट कमेटी के पास भी चला गया और उसके अलावा यही मामला जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी भेज दिया गया है। सैलाब से नुकसानात पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ सैलाब की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। गुजरांवाला डिवीजन में अब तक की इतला के मुताबिक 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं सैलाब की वजह से, और मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान की अगर तफसीलात आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात हैं किसान के, उन्हें नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों का और ज़रूरी आलात का हुआ है। सिर्फ एक ज़िले की मैं बात करूँ तो पाकपतन में 80 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, वहाँ खड़ी फसलें पानी के नीचे डूब गई हैं और ये सूरत हाल है फसलों के साथ जो हो रही है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो घरों और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है।